हाय स्टूडेंट, तो हम लोग आज पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। तो देखो, यूनिट और डायमेंशन में सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स हम लोग किसको बोलते हैं। तो देखो, नेचर में जो भी एक्टिविटी हो रहा है, जो हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, यही एक्टिविटी को जो हम लोग स्टडी करते हैं और कुछ लॉ वगैरह इस पे जो बनता है, इसी को हम लोग बोलते हैं फिजिक्स। यानी फिजिक्स क्या हुआ? तो इट इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। आसान सा टॉपिक है, क्लास 11 का फिजिक्स चालू किए हैं तो इसीलिए ये पहला लेक्चर दे रहे हैं। तो आसान सा टॉपिक है ये, यूनिट एंड डायमेंशन, स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। इसमें सेकेंड क्वांटिटी जो आता है वो होता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो, अब जो हम लोग फिजिक्स को जो पढ़ेंगे तो या जो भी लॉ पढ़ेंगे तो इसके लिए हम लोग को कुछ ना कुछ क्वांटिटी रिक्वायरमेंट होगी। जैसे एग्जांपल में मास, डिस्टेंस, टाइम, तो ये सारा चीज़ सब जो आएगा ये फिजिकल क्वांटिटी में आएगा। यानी फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे? तो वैसा क्वांटिटी जिसके माध्यम से हम लोग फिजिक्स का लॉ को स्टडी कर सके या समझ सके या लॉ बना सके, तो वो क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। यानी फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गया? तो दोज क्वांटिटीज which describe the law of physics। द लॉ ऑफ फिजिक्स, छोटा सा में यही चीज हम लोग बोल सकते हैं। यानी वैसा क्वांटिटी जो फिजिक्स का लॉ को बताए, तो वो क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं क्या? तो फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अब देखो, फिजिकल क्वांटिटी का कुछ टाइप है। तो इसमें पहला आता है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी। और सेकेंड में ये आता है डिराइव क्वांटिटी। तो देखो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है कंफ्यूजन कि फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी को कैसे अलग अलग करें या कैसे याद रखें। तो देखो, एकदम सिंपल सा एग्जांपल देंगे। सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको नोट कर लो। ठीक है कि फिजिकल क्वांटिटी कितना टाइप का हुआ? तो दो टाइप का हुआ। एक हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा हो गया डिराइव क्वांटिटी। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी को और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे डिराइव क्वांटिटी को। तो हेडिंग लगा लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी तो देखो, इसको एकदम आसानी से समझो। जैसे ये देखो, मेरे पास क्या है? तो एक क्यूबॉइड है। ये एक क्यूबॉइड ले लिए हैं। ये लेंथ है, ये इसका ब्रेथ है और ये हाइट है। अगर वॉल्यूम बोले इसका क्या होगा? तो वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ध्यान से देखोगे कि ये जो लेंथ है ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। ब्रेथ भी जो है वो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ही हुआ और हाइट भी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हुआ। यानी लेंथ भी डिस्टेंस, ब्रेथ भी डिस्टेंस और हाइट भी डिस्टेंस। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये एल का क्यूब। तो ये क्यूब का वॉल्यूम है।
इसको और सिंपल करने का कोशिश करो तो इसमें से हाइट हटा देंगे तो ये हम लोग को क्या मिलेगा, एक रेक्टेंगल मिलेगा। इसमें होगा सिर्फ लेंथ और ब्रेथ, यानी तो इसमें अब एरिया निकलेगा जो L इंटू बी। तो देखो लेंथ भी डिस्टेंस है और बी भी डिस्टेंस ही है, तो इसको लिख सकते हैं L स्क्वायर। ये अब इसको और सिंपल करो, इसमें से ब्रेथ को भी हटा दो तो क्या बचा, लेंथ बचा। लेंथ हम लोग के पास सिर्फ अब लेंथ बचा L। अब देखो ये तीन फिगर को देखो, इसमें ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। इसमें क्या हो रहा था, तो लेंथ 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा था, यानी L को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम मिलेगा। इसमें L को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया मिलेगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें सिर्फ एक लेंथ ही है। क्या अब इसको और सिंपल कर सकते हैं, तो इसको और सिंपल अब नहीं कर सकते। और ये किससे मिलके बना, तो किसी से मिलके नहीं बना, यानी इसका इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। यानी तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हो गया, तो वैसा क्वांटिटी जो सिंपलेस्ट हो और इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो, उसका अपना एग्जिस्टेंस हो, वो किसी से मिलके नहीं बना हुआ, तो वैसा क्वांटिटी को हम लोग बोल देते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। और यहाँ पर देखो ये लेंथ 2 बार मिला तब एरिया बना, इसमें देखो लेंथ 3 बार मिला तब ये वॉल्यूम बना। तो इस दोनों को हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि इट इज़ द फंडामेंटल क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि ये लेंथ पर डिपेंड कर रहा है कि लेंथ 2 बार मल्टीप्लाई होगा तब एरिया बनेगा, लेंथ 3 बार मल्टीप्लाई होगा तब वॉल्यूम बनेगा। तो सीधा सीधी याद रखना है कि यहाँ से फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब वो क्वांटिटी हुआ, वो क्वांटिटी जो सिंपलेस्ट क्वांटिटी हो, सिंपलेस्ट एंड independent of any other quantity, simplest and independent of any other quantity। कोई और भी क्वांटिटी से ये जो है अलग हो, कोई क्वांटिटी इसमें मिलके बनाया ना हो, तो ऐसा ही क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। याद रहेगा, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी हुआ दैट आर सिंपलेस्ट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर क्वांटिटी। तो ऐसा फंडामेंटल क्वांटिटी या ऐसा सिंपलेस्ट क्वांटिटी हम लोगों के पास में या फिजिक्स में कितना है, तो फिजिक्स में जो है फंडामेंटल क्वांटिटी सिर्फ 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी जितना भी चीज़ हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं 11th में हो, 12th में हो या हायर एजुकेशन में भी हो, तो सिर्फ और सिर्फ 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बना है। तो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन कौन सा है, तो पहला क्वांटिटी इसमें हो गया हमारा लेंथ, दूसरा क्वांटिटी इसमें हो गया मास, तीसरा क्वांटिटी हो गया टाइम, चौथा क्वांटिटी इसमें होगा टेम्परेचर, या किसी किसी बुक में थर्मल टेम्परेचर या थर्मोडायनामिक टेम्परेचर भी लिखता है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम दोनों चीज़ लिख सकते हो। टेम्परेचर, 5th में या 5 नंबर में इलेक्ट्रिक करंट, 6 में आ जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और 7th में इसमें आ जाता है लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। ये इसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। इसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से हमारा सारा फिजिक्स का फॉर्मूला वगैरह या और भी जो क्वांटिटी है सब इसी से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन सा, फिर से एक बार याद कर लो। पहला लेंथ, दूसरा मास,
तीसरा टाइम, चौथा टेम्परेचर, पांचवा इलेक्ट्रिक करंट, छठा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और सातवां लुमिनस इंटेंसिटी। ये हमारे पास में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हुआ, इसको नोट कर लो। फिर हम लोग डिराइव क्वांटिटी देखेंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं डिराइव क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी, तो देखो नाम इसका, देखो नाम में बता रहा है डिराइव। डिराइव मतलब किसी से मिल करके या किसी से उत्पन्न हुआ हो, वैसा क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी। ठीक है, तो डिराइव क्वांटिटी मतलब वैसा क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन से बना हो। ठीक है, यानी दोज क्वांटिटी विच आर ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, ऐसा ही क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी। यानी वो क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना हो। यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा समझ लोगे कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी क्या सिमिलर रहेगा या डिफरेंट रहेगा, क्योंकि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी बच्चा लोग सिमिलर भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। 2 क्वांटिटी भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि हमारा फिजिकल ये डिराइव क्वांटिटी की कौन सा है। तो इसमें ये लिमिटेशन नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ 3 ही क्वांटिटी मिले, या फिर सिमिलर टाइप ऑफ क्वांटिटी मिले, या फिर डिसिमिलर टाइप ऑफ क्वांटिटी मिले। नहीं, यहाँ पर सिमिलर भी मिल सकता है, डिसिमिलर भी मिल के बना सकता है, या 2 भी मिल के बना सकता है, 3 भी मिल के बना सकता है, 4 भी मिल के बना सकता है। तो ऐसा क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी। इसका कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे सिंपल सा एग्जांपल तो हम यहाँ बनाए थे। जैसे मान लो एग्जांपल में पहला वॉल्यूम किससे बना हुआ है, तो 3 बार लेंथ मल्टीप्लाई हुआ तो वॉल्यूम बना। तो ये हो गया। एरिया को तुम बोल सकते हो, 2 बार लेंथ मिला तब ये हमारा बना। इसके बाद तुम बोल सकते हो स्पीड, डिफरेंट जाएगी इसमें। स्पीड में कौन कौन सा क्वांटिटी आएगा, तो स्पीड को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस हो गया लेंथ और टाइम हो गया टी, एल बाय टी। ये हमारा क्या हो गया, डिराइव क्वांटिटी हो गया। 2 डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटी यहाँ हुआ, ये सब में सिमिलर फंडामेंटल क्वांटिटी मिला था। ये फिर इसी तरीक़ा से एसेलरेशन हो गया। और भी बहुत कुछ है, फोर्स लिख सकते हो, फिर वर्क लिख सकते हो, ये सब का सब जो है पावर लिख सकते हो, एटसेट्रा। बहुत सारा जितना भी 7 क्वांटिटी को छोड़ करके बाकी जितना भी क्वांटिटी फिजिक्स में आता है वो सब का सब डिराइव क्वांटिटी है। ये तो ये हम लोग का जो है क्या हो गया, ये हो गया डिराइव क्वांटिटी। अब इसके बाद फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, डिराइव क्वांटिटी हो गया। अब ये सब कोई भी क्वांटिटी जो होता है उसको कंप्लीटली बताने के लिए 2 चीज़ का रिक्वायरमेंट, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका यूनिट। तो मैग्नीट्यूड तो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, या डेसिमल में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, लेकिन यूनिट तो बताना होगा। अब जैसे मान लो हम दुकान पे चले गए, बोले कि आटा दीजिए, 2 आटा से कोई सेंस नहीं बनेगा, चुटकी से उठा के दे देगा, पार्टिकल वो गिन भी नहीं पाएगा। ये चीज़ 2 मतलब वाट, 2 लीटर, 2 केजी, 2 मीटर, क्या चीज़, एक सेंस वहाँ मिलना चाहिए। तो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी में
चाहे फंडामेंटल क्वांटिटी हो चाहे डिराइव क्वांटिटी हो, क्वांटिटी को क्लियरली बताने के लिए, उसको कंप्लीट मीनिंगफुल होने के लिए हम लोग यूज करते हैं यूनिट। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे यूनिट। यूनिट क्या है, व्हाट इज यूनिट? तो यूनिट जो होता है वो बेसिकली स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी। मैं समझ गया यूनिट क्या हो गया? तो यूनिट हो गया स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड चूजन टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड चूजन टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हम लोग बोलते हैं आटा 1 kg, आटा 2 kg, डिस्टेंस 5 किलोमीटर, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस 5 मीटर। तो 5 मीटर, डिस्टेंस 5 मीटर, तो डिस्टेंस 5 मीटर जो बोले तो ये 5 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, मीटर हो गया यूनिट। तो बिना यूनिट का हमारा क्वांटिटी कंप्लीटली स्पेसिफाई नहीं हो पाता है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, चाहे फंडामेंटल हो चाहे डिराइव्ड क्वांटिटी हो, यूनिट बोलना पड़ेगा। तो यूनिट क्या है? तो यूनिट इज द स्टैंडर्ड चूजन टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी। ये हो गया। अब देखो यूनिट में खास बात क्या है, क्या ध्यान रखने का है? तो यूनिट और क्वांटिटी ये मस्ट बी सेम नेचर का होना चाहिए। यानी क्या हम बोल रहे हैं? यूनिट या फिर तुम स्टैंडर्ड बोल सकते हो, यूनिट या स्टैंडर्ड एंड क्वांटिटी मस्ट बी ऑफ सेम नेचर। ये सेम नेचर का होना चाहिए। सेम नेचर कहने का मतलब कि अब जैसे डिस्टेंस को हम यहाँ लिखे हैं कि 5 मीटर, अगर डिस्टेंस को लिख दे 5 kg, डिस्टेंस को लिख दे 5 लीटर, डिस्टेंस को लिख दे मान लो 5 मीटर की, तो इस टाइप से कोई सेंस नहीं बनाएगा। क्योंकि डिस्टेंस को हम लीटर में बोलेंगे तो ये कोई सेंसलेस रह जाएगा। तो यहाँ पर लीटर किसके लिए यूज होता है? वॉल्यूम के लिए। केजी किसके लिए यूज होता है? मास के लिए। तो यानी कहने का मतलब है कि ये जो क्वांटिटी है और जो उसका यूनिट होना चाहिए वो सेम नेचर का होना चाहिए। जैसे मास के लिए केजी यूज करते हैं, मास को अगर बोल दे कि 5 मीटर हमको आटा दीजिए, ये सेंसलेस बना देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मास को मैटर से बताते हैं, इसको लेंथ से नहीं। और मैटर को हम लोग देखते हैं किलोग्राम, ग्राम में, टन में, ये सब में देखते हैं। तो ये सब में बोलेंगे तो सिमिलर रहेगा। लेकिन अगर लीटर बोल दे, मीटर बोल दे, तो ये सेंसलेस बन जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो इसमें खास चीज़ यही है कि यूनिट या स्टैंडर्ड जो होना चाहिए और क्वांटिटी जो होगा वो दोनों कैसा होना चाहिए? तो ये दोनों सेम नेचर का होना चाहिए। अब जो आता है कि आखिर ये यूनिट डिसाइड कौन करता है? जैसे हम लोग गांव सब में यूज करते थे पसेरी, ये अभी भी बहुत जगह यूज होता है। ये क्या पूरे वर्ल्ड में चलता है? नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में नहीं है, ये लोकल में आ गया। पसेरी, गज, हाथ से 1 हाथ, ये सब लोकल है, डिस्टेंस वगैरह मेजर करने के लिए, मास वगैरह मेजर करने के लिए। बात समझ गए? ये सब को हम लोग नहीं बोल सकते कि अरे उसका स्कूल कितना दूर है? 4 कदम। 4 कदम हम बोल रहे तो 4 कदम तो यहाँ से घर से बाहर ही निकलने में लग जाएगा। 4 कदम हमारा नहीं हुआ। यानी यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड, तो यूनिट का जो स्टैंडर्ड जो हम लोग क्वांटिटी का जो चूज करते हैं, इसके लिए एक बॉडी बना हुआ है। उस बॉडी को हम लोग बोलते हैं CGPM। CGPM एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनिट को स्टैंडर्डाइज करता है। ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्फ्रेंस जनरल डिपॉइंट्स एट मेजर। अगर इंग्लिश में इसको बोले तो इसको हम लोग बोलते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर। ये हम लोग का इंग्लिश में होता है CGPM। तो CGPM ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनिट को स्टैंडर्डाइज करता है
और फिर ये पूरे वर्ल्ड इसको फॉलो कर लेता है। ये हो गया। तो ये हमारा यहाँ पर यूनिट का इसमें बात हुआ। चलो यहाँ पर इतना को नोट कर लो, फिर आगे का बात कर लेते हैं। नोट कर लिए। इसके बाद हम लोग का क्या आता है इसमें, तो इसके बाद हम लोग का आता है कि आखिर यूनिट कितना टाइप का चलता है पूरे वर्ल्ड में, या फिर हम लोग फिजिक्स में भी बोल सकते हैं जैसे कितना टाइप का हम लोग यूनिट को यूज करते हैं। तो यूनिट हम लोग का जो यूज होता है वो पहला यूनिट आता है FPS। ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम का ये यूनिट है FPS। इसमें F का मतलब होता है फुट, जो कि लेंथ के लिए यूज होता है, ये सिंगुलर है, प्लूरल में हम लोग फीट बोलते हैं। P से होता है पाउंड और S से होता है सेकेंड। फुट, पाउंड, सेकेंड, ये लेंथ के लिए, ये मास के लिए और ये टाइम के लिए। सेकेंड इसमें होता है CGS। C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और इसके बाद S से सेकेंड। इसके थर्ड में एक आता है MKS। इसमें होता है मीटर, फिर होता है किलोग्राम और सेकेंड। फिर फोर्थ में हम लोग का आता है, फोर्थ में SI सिस्टम, या फिर तुम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट भी बोल सकते हो, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखने में डाउट लग रहा है कि सर आई इंटरनेशनल, एस से सिस्टम, आई पहले आ रहा है, एस बाद में, तो IS क्यों नहीं बोला गया? तो देखो ये CGPM ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से SI का मतलब होता है ली सिस्टम, डी इंटरनेशनल, ली सिस्टम इंटरनेशनल। ये फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच में इसको ऐसे बोलते हैं ली सिस्टम डी इंटरनेशनल, इसीलिए S पहले और I बाद में। हम लोग इंग्लिश में इसको ऐसे बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये सबसे ज़्यादा यूजेबल यूनिट है, मोस्ट वाइडली यूजेबल यूनिट, मोस्ट वाइडली यूजेबल यूनिट। इसी को पूरे वर्ल्ड में हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं पूरे में। अब यहाँ पर इसमें क्या होता है, तो इसमें लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, और टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड में। ये हम लोग का है, तो नोट कर लो इसको। हो गया। तो इसके बाद देखो इसके बाद जो है इसमें आता है हम लोग का फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट क्या होता है और डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट क्या होता है। तो देखो फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। ये किसका यूनिट होगा? फंडामेंटल क्वांटिटी का। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, सातों का यूनिट को देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वांटिटी हम लोग का था लेंथ। तो लेंथ का यूनिट होता है SI में, SI यूनिट ही देख रहे हैं, लेंथ में होगा मीटर।
SI यूनिट मीटर। दूसरा जो क्वांटिटी है, दूसरा क्वांटिटी मास, मास का होता है किलोग्राम, किलोग्राम, इसको हम लोग केजी बोलते हैं। फिर यहाँ पे आता है टाइम, टाइम का यूनिट सेकेंड। फिर हम लोग का था टेम्परेचर, टेम्परेचर में ऐसा यूनिट केल्विन। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट हम लोग को यूनिट इसका होता है एम्पियर। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, सिंबल MOL। फिर लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी का होता है यहाँ पर जूल, क्योंकि ये एनर्जी होता है तो इसका यूनिट होता है जूल, जे से डिनोट करते हैं। अब देखो इसके साथ साथ दो यूनिट सप्लीमेंट्री यूनिट होता है, सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट किसको बोलते हैं? तो दो यूनिट है, एक एंगल का यूनिट होता है, एंगल सबको जानते हो, ये एंगल, ये इंक्लिनेशन ऑफ वन लाइन विथ रिस्पेक्ट टू अदर, इसको एंगल बोलते हैं। तो एंगल का यूनिट होता है रेडियन, ये रेडियन। और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल कौन सा होता है? तो आइसक्रीम वाला जो कोन होता है, कोन, ये एंगल, ये इस एंगल को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। इसको जनरली ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो सॉलिड एंगल समझ में आ गया। जैसे तुम भुजा ही लेते हो तो एक पेपर को ऐसे कोन के शेप में बना दिया जाता है, इसमें डाल दिया जाता है। तो ये जो एंगल हुआ ना, इसी एंगल को हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो सॉलिड एंगल का यूनिट होता है एस्टेरेडियन, एस्टेरेडियन होता है सॉलिड एंगल का यूनिट। सप्लीमेंट्री में ये दो होता है। इसी तरीका से इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग डिराइव क्वांटिटी का देख लेते हैं। नोट करो। तो ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट फंडामेंटल यूनिट कहलाता है, और दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का यूनिट सप्लीमेंट्री यूनिट हो गया, ये दोनों। ठीक है। अब इसके बाद डिराइव क्वांटिटी है, तो डिराइव क्वांटिटी का यूनिट को देखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो डिराइव क्वांटिटी का यूनिट को हम लोग डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं, यानी वो फंडामेंटल यूनिट से ही मिलके बना है, फंडामेंटल यूनिट से ही मिलके बना डिराइव यूनिट। तो डिराइव यूनिट जो हुआ, डिराइव यूनिट डिराइव क्वांटिटी का, तो एग्जांपल से हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं। डिराइव क्वांटिटी का यूनिट, यूनिट ऑफ डिराइव क्वांटिटी, यूनिट ऑफ डिराइव क्वांटिटी हो गया ये। तो जैसे एग्जांपल में पहला हम लोग ले लेते हैं फोर्स। अब देखो डिराइव क्वांटिटी का यूनिट लिखने के लिए फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो बाकी तो देखो यूनिट रट नहीं सकते हैं, कितना रटेंगे? फिजिक्स में एक ही क्वांटिटी है? नहीं, फिजिक्स में बहुत सारा क्वांटिटी है। और धीरे धीरे 11th में हम लोग यही सब चीज़ पढ़ेंगे। तो सिर्फ तुमको अगर फॉर्मूला याद रहे तो तुम डिराइव यूनिट को इजीली लिख सकते हो, इसको रटने का या समराइज करने का कोई जरूरी नहीं। और कई एग्जाम में यूनिट 1, 2, 3 क्वेश्चन इस पे रहता ही रहता है, यूनिट और डायमेंशन। तो यूनिट पे अगर तुमको कमांड है
या यूनिट अगर निकाल लेते हो तो 1-2 नंबर तुम कंफर्म कर लेते हो। तो यूनिट लिखने का बेसिक इजी तरीका है वही है कि उसका फॉर्मूला को लिख लो और उसके बाद जो है उसका यूनिट लिख दो, क्योंकि फॉर्मूला जब लिखोगे तो फंडामेंटल क्वांटिटी आ जाएगा, फंडामेंटल क्वांटिटी आ गया तो तुम लिख सकते हो इजीली यूनिट। तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास का यूनिट जानते हैं केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट एक्सेलरेशन डिस्टेंस बाय टाइम का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो अब इसी क्वांटिटी को एक स्पेशल नाम से जाना गया, अब वो क्या है तो न्यूटन। इस क्वांटिटी को नाम पड़ गया न्यूटन, सिंबल कैपिटल है। ये फोर्स का यूनिट न्यूटन। इसी तरीका से अगर तुम वर्क का बोलते हो वर्क, तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स अभी लिखे हैं न्यूटन, तो न्यूटन लिख दिए, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को ही बताएगा, तो यहाँ पर मीटर यानी न्यूटन मीटर। इसको भी एक स्पेशल नाम से हम लोग जानते हैं, क्या, तो इसको बोलते हैं जूल। ये जूल है, न्यूटन मीटर इज कॉल्ड जूल। इसी तरीका से आसान क्वांटिटी सब भी ले सकते हो, जैसे वेलोसिटी ले लिए, तो वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ही है बेसिकली, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया मीटर और टाइम के लिए सेकेंड, मीटर पर सेकेंड हो गया। इसी तरीका से अगर स्ट्रेस लेते हो स्ट्रेस, तो स्ट्रेस हम लोग किसको बोलते हैं, तो स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया। ये स्ट्रेस का फॉर्मूला है। तो फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स के लिए हो गया न्यूटन, एरिया के लिए हो गया मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका SI यूनिट हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी तरीका से और भी बहुत सारा क्वांटिटी है, तुम और भी ले सकते हो। मान लो प्रेशर हम ले लिए, प्रेशर भी फोर्स बाय एरिया ही हो, तो ये भी सेम यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी टाइप से और अगर देखना चाहो तो तुम देख सकते हो, कौन सा ले ले, तो चलो पावर ही ले लेते हैं। तो पावर होता है वर्क बाय टाइम, वर्क बाय टाइम को पावर बोलते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क बाय टाइम, ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो वर्क का हो गया जूल और इसके बाद टाइम का हो गया सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड। इसको भी एक स्पेशल नाम से जानते हैं, क्या है, तो वो होता है वाट, इसको वाट बोलते हैं। तो ये हम लोग का कुछ इम्पोर्टेंट डिराइव क्वांटिटी का यूनिट हो गया, ये हो गया। तो ठीक है, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे डायमेंशन। तो डायमेंशन हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ये सबको रिवाइज वगैरह करते रहो, पढ़ते रहो खूब मन लगा करके। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में।